नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के लिए सही हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है, ये एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही रिटर्न्स जनरेट करते रहेंगे। हो सकता है इनके रिटर्न्स इससे बेहतर या इससे खराब भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर सलाह लीजिएगा, ताकि आप प्रोफेशनल एडवाइस के बाद ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 5 फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा CAGR जनरेट किया है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इन म्यूचुअल फंड्स ने बाई किए हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स ने सेल किए हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, क्या इन म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज हैं, कौन से स्टॉक्स में इन म्यूचुअल फंड्स की टॉप होल्डिंग है। इन म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करने से हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो हेल्प मिलती ही है, साथ ही साथ अगर हम मिड कैप स्पेस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां के लिए भी हमें काफी अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। आज तो हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के बीच के डिफरेंस को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्या इनमें रिस्क और रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड है उसे भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप फंड्स में। मिड कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 101 से लेकर 250th रैंक के बीच में आती हैं, यानी कि नंबर 1 से लेके 100 नंबर तक होती है लार्ज कैप कंपनीज, 101 से 250 तक होती है मिड कैप कंपनीज, और 251 के बाद सब होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। यहां कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मिड कैप फंड्स को समझने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले, मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं? मिड कैप कंपनीज बड़ी कंपनी यानी कि लार्ज कैप कंपनी से छोटी होती हैं, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी से बड़ी होती हैं, इसलिए इनको मिड कैप कहा जाता है। इन कंपनीज में ग्रोथ की काफी अच्छी पोटेंशियल होती है, लेकिन लार्ज कैप से कंपैरिजन में सो कॉल्ड रिस्क भी ज्यादा होता है। मिड कैप फंड्स की भी कुछ खासियतें हैं, जैसे कि इनके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ को पोटेंशियल होता है, जो कि मिड कैप कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। मिड कैप कंपनीज जल्दी ग्रो कर सकती हैं, जिससे उनके शेयर्स के रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। ये फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनीज मार्केट के उतार चढ़ाव से यानी कि वोलेटिलिटी से ज्यादा अफेक्ट होती हैं। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड रहता है। अब आता है कि मिड कैप फंड्स किस तरीके इन्वेस्टर्स के लिए सही है। जो इन्वेस्टर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है। साथ ही साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन को कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये फंड्स हमें काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम पिछले 10 सालों के रिटर्न्स की ही बात करेंगे। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी रहती है। साथ ही साथ मिड कैप कंपनीज जो कि फास्ट ग्रोथ ले सकती हैं, उनकी ग्रोथ का फायदा भी इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मार्केट वोलेटिलिटी में इन फंड्स पे ज्यादा असर होता है। साथ ही साथ कैटेगोरिकली ये हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। अब इन फंड्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कोई भी इस तरह की गारंटी नहीं है कि आगे भी इस तरह के रिटर्न्स जनरेट होंगे, बट अगर कोई फंड ऐसा है जिसने अभी तक भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है या मिड कैप इंडेक्स को या बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाया है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि आगे भी शायद ये अच्छा रिटर्न ना दे पाए। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस को देखना भी बहुत जरूरी है। फंड की रिस्क प्रोफाइल को अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के साथ साथ ओवरलैप करके भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और रिस्क को सही बैलेंस करना चाहते हैं, तो मिड कैप फंड्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। अब यहां से हम चलते हैं अपनी वीडियो की सेकंड स्टेज में, यानी कि अब हम देखते हैं इंडिया के टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा CAGR जनरेट किया है। इन फंड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है और 10 साल से ज्यादा से ये एग्जिस्टेंस में है। 3 फरवरी 2014 को ये फंड लॉन्च हुआ था। इसके अंडर करीब 20,000 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। ये वो एक्सपेंस रेशियो होता है जिसमें फंड के जितने भी खर्चे हैं, साथ ही साथ जो कमीशन जाती है वो भी इंक्लूडेड होती है। और ये एक्सपेंस रेशियो 0.57 का ज्यादातर जो मिड कैप फंड्स का एक्सपेंस रेशियो होता है उसके बराबर है। अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने करीब 62.34% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि अपनी लॉन्च से लेकर के अब तक 26.15% का एनुअल
रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट किए हैं और अपने कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न पिछले 10 साल में जनरेट करके दिया है। इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, सर्विसेज सेक्टर्स। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में दूसरे फंड्स के मुकाबले कुछ कम एक्सपोजर लिया है। इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स में आते हैं कोफोर्ज लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। फंड के मेन मैनेजर्स हैं निकेत शाह, राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल और संतोष सिंह। 27 नवंबर 2024 फंड की एनएवी थी 121 रुपीज 93 पैसे। ये फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है जिसने पिछले 10 सालों में मिड कैप फंड कैटेगरी में सबसे कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। साथ ही साथ इस फंड में याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 1 साल से पहले आप इस फंड से पैसे बाहर निकालते हैं तो उसमें 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि 1 साल के बाद खत्म हो जाता है। यानी कि 1 साल के बाद अगर आप इस फंड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो हर साल मेंटेन रहता है। फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इसके लिए निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। फंड के बेंचमार्क में आती है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के लिए 500 रुपए है। इस फंड में और बाकी सभी फंड्स में अगर आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं तो जो भी प्रॉफिट हमें होता है उसका 20% हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना पड़ता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद हम इस फंड से पैसे बाहर निकालते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसका 12.5% हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना होता है। ये सिर्फ इसी फंड के लिए नहीं, जितने भी फंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी में ये बात लागू होती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी साल में 1.25 लाख रुपीस तक का जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो 31 अक्टूबर 2024 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें इक्विटी में 97.6% इनका एक्सपोजर रहा है, डेट में 0% और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में 2.4%, जिसमें लार्ज कैप्स में 23.84%, मिड कैप्स जिसमें मेन इन्वेस्टमेंट का है उसमें 71.9%, स्मॉल कैप्स में 1.85% और बाकी कैप्स में 0% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप होल्डिंग जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। फंड ने जो मेजर स्टॉक्स खरीदे हैं पिछले महीने में वो हैं बजाज ऑटो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड। साथ ही साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, वोल्टास, केपीआईटी और जीई वर्नोवा इन्होंने मेजरली सेल करे हैं पिछले महीने में। नेक्स्ट फंड आता है एडलवीज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी एक मिड कैप फंड है जिसको 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं फंक्शन करते हुए और 7,677 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं कंपनी के पास। और इसकी एनएवी 27 नवंबर 2024 को थी 114 रुपीज 75 पैसे। पिछले 1 साल में इस फंड ने 49.03% के रिटर्न्स दिए हैं और अपनी लॉन्च से अब तक 23.55% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। यहां स्क्रीन पे आप फंड के मैनेजर्स के नाम भी देख सकते हैं। ये एक इक्विटी मिड कैप फंड है और अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न जनरेटिंग फंड है। साथ ही साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी पिछले 10 साल से ज्यादा में इस फंड ने शो किया है। इस फंड में एग्जिट लोड थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर 90 दिन से पहले पैसे निकाले जाते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि 90 दिन के बाद खत्म हो जाता है। फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स इनके लिए बेंचमार्क है। एसआईपी में 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। लमसम में 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 97.11%, डेट में 2.96% और बाकियों में 0.07%, लार्ज कैप्स में 11.63%, मिड कैप 69.32% और स्मॉल कैप में 16.6%। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सारे ही मिड कैप फंड्स करीब 70% का एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में रखते हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स में आते हैं पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया, लुपिन इंडिया और फेडरल बैंक लिमिटेड। टॉप सेक्टर्स जिनमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है उसमें आते हैं कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर। इस फंड ने पिछले महीने मेजर बाइंग करी है मैरिको लिमिटेड में, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्कोर्ट्स, क्यूबोटा लिमिटेड और सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। साथ ही साथ मेजर सेलिंग जो पिछले 1 महीने में इस फंड की रही है वो है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, डिसेंट टेक्नोलॉजीज, वोल्टास और ट्रेंट लिमिटेड। नेक्स्ट फंड आता है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि अगेन एक मिड कैप फंड है। 11 साल से ज्यादा इस फंड को हो चुके हैं और 8,941 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट है। फंड की एनएवी करीब 246 रुपीज 61 पैसे है और इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। तो हम एक्सपेंस रेशियो भी जैसे पिछले कुछ फंड से देख रहे हैं करीब करीब कंसिस्टेंट है। 30.52% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 1 साल में और 19.17% का एवरेज एनुअल रिटर्न जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इस फंड ने दिया है।
फंड की एक रिमार्केबल एबिलिटी है अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखने की जब भी मार्केट्स में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, मार्केट्स नेगेटिव की तरफ जाते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स में फंड के आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। फंड के मैनेजर्स के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन ये फंड भी क्योंकि भारत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिड कैप फंड्स है, तो इसने कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिट्स जनरेट करके दिए हैं अपनी कैटेगरी में और अपने रिस्क को काफी कंट्रोल में रखा है जब भी मार्केट्स के अंदर वोलेटिलिटी हुई है। पहले 3 महीने में अगर आप इस फंड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 0.5% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि 3 महीने के बाद जीरो हो जाता है। कोई लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। SIP में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज का है और लमसम में मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज का है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसकी टैक्सेबिलिटी वैसे ही है जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स की है। एसेट एलोकेशन अक्टूबर 2024 तक रही है। इक्विटी में 91.88%, डेट में 2.23% और बाकी कैटेगरीज में 5.89%। लार्ज कैप्स में 17.68%, मिड कैप्स में 73.22% और स्मॉल कैप में 0.98% फंड ने इन्वेस्ट किया है। टॉप सेक्टर्स जिसमें इस फंड की होल्डिंग है उसमें आते हैं हेल्थ केयर, एनर्जी, सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स। टॉप स्टॉक्स जो इस फंड ने पिछले महीने बाय किए उसमें आते हैं कोफोर्ज लिमिटेड, IPCA लैबोरेटरीज, द रामको सीमेंट्स, क्रिसिल लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड। और टॉप सेलिंग जो इस फंड ने पिछले महीने की उसमें आते हैं मैरिको लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट फंड आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगेन एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, 11 साल से ज्यादा इस फंड को भी हो चुके हैं और 33,922 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट इस फंड के अंडर हैं। फंड की NAV इस समय है करीब 4,392.38 रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। अगेन एक मिड कैप फंड है जिसने पिछले 1 साल में करीब 39.28% के रिटर्न्स दिए हैं और जब से ये फंड शुरू हुआ है यानी कि सिंस इंसेप्शन 19.87% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। ये फंड भी काफी स्टेबल ग्रोथ है और इसकी एबिलिटी रही है कि इसने हाई ग्रोथ डिलीवर करके दी है, हाई रिटर्न्स दिए हैं, साथ ही साथ वोलेटिलिटी में और फॉलिंग मार्केट्स में अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखा है, जिसकी वजह से ये फंड कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाया है। टॉप 5 होल्डिंग्स में फंड के आते हैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, BSE लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड। फंड के मैनेजर हैं रुपेश पटेल। फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर 1 महीने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालते हैं। फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ही अपना बेंचमार्क मानते हैं। SIP के लिए 500 रुपए और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम एलोकेशन देखें तो 97.27% इनका इक्विटी में है और बाकी कैटेगरीज में है। लार्ज कैप्स में 17.86, मिड कैप में 66.61 और स्मॉल कैप में 12.8% का इन्वेस्टमेंट कंपनी का है। टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आते हैं। लास्ट मंथ जो मेजरली स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, BSE लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। और पिछले महीने जो उन्होंने मेजर स्टॉक सेल किए हैं उसमें आते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, वोल्टास इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट फंड आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि अगेन एक मिड कैप फंड है। 6 साल से ज्यादा इस फंड को हो चुके हैं और 3,341 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। इसकी NAV 37.45 रुपीज है और एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है। पिछले 1 साल में 42.15% के रिटर्न्स दिए हैं और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से 21.33% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स फंड ने जनरेट करके दिए हैं। फंड के मैनेजर्स हैं मनीष लोधा और कृष्णा सांघवी। पहले इस फंड का नाम महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ फंड था। 3 महीने से पहले अगर आप इस फंड से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको लेना पड़ता है, जिसमें SIP का मिनिमम 500 और लमसम में मिनिमम 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। कोई लॉक इन पीरियड इस फंड में नहीं है। इक्विटी में 97.81% का इन्वेस्टमेंट इस फंड का है, जिसमें लार्ज कैप्स में 19.5%, मिड कैप 66.57 और स्मॉल कैप में 12.09% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप होल्डिंग्स में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड और LTI माइंट्री हैं। टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स आते हैं। टॉप स्टॉक्स जो पिछले महीने इन्होंने खरीदे हैं उसके अंदर आते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड। और टॉप स्टॉक जो लास्ट मंथ इन्होंने सेल किए हैं उसमें आते हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंसेज, आरती इंडस्ट्रीज और जोमैटो लिमिटेड। जब भी आप किसी फंड के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कई तरह के रिटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न, साथ ही साथ एब्सोल्यूट रिटर्न, जो भी फंड जब से शुरू हुआ है तब से आज तक। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है CAGR, यानी कि फंड ने किस स्पीड
से या किस परसेंटेज के साथ आपके पैसे को कंपाउंड किया है। अगर वो CAGR अच्छा है या बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता है तो डेफिनेटली वो फंड अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंड ऐसा है या आप जिस फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है या मिड कैप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया, तो वो फंड शायद आपके लिए सही नहीं है। आफ्टर ऑल, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे जैसे टाइम निकलता है, आपका कॉर्पस बड़ा होता है, आप SIP मोड में और पैसे उसके अंदर जोड़ते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कंपाउंडिंग का एक परसेंट भी आपके फाइनल गोल को या आपके फाइनल रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है। इसलिए इन फंड्स को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा, ताकि आप सही फंड में इन्वेस्ट कर सकें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर आप म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स के बारे में एक वीडियो चाहते हैं जिसमें आप डिफरेंस समझना चाहते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।